Hello everyone, this is me Nivedita Agarwal and I welcome you all to my YouTube channel. Hope you all are doing well. तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो जैसा कि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? वो इक्वेशंस जिसकी डिग्री होती है 1। नाउ डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है कोई भी आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है। तो लीनियर इक्वेशंस में आपके हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की वो होती है 1। तो प्रीवियस चैप्टर हमारा था पॉलिनोमियल्स जिसमें हमने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, कांस्टेंट टर्म्स क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होती है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इन सब के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशंस क्या होती हैं। इक्वेशंस मतलब अगर मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ, लेट सपोज एग्जांपल मेरे पास है x+2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट किया है 1 से। तो ये जो बीच में इक्वल का साइन है इसके कारण ये जो पूरा एक्सप्रेशन बन गया ये हमारी बन गई है इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होती है? जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेट कर देते हैं किसी दूसरे एक्सप्रेशन के साथ या किसी नंबर के साथ, मतलब इन शॉर्ट किसी भी एक्सप्रेशन में अगर इक्वल टू का साइन है तो वो आपकी इक्वेशन बन जाती है। सिंपल। अब ये जो एग्जांपल है ये आपकी लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि आपकी इस इक्वेशन में जो आपका वेरिएबल है दैट इज एक्स, इस एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो एक्स की हाईएस्ट पावर 1 होने के कारण इस पूरी इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। क्या लीनियर इक्वेशन को हम सिर्फ एक ही वेरिएबल में लिख सकते हैं? नहीं, वेरिएबल्स कितने भी हो सकते हैं। तो जैसे मैं इस एग्जाम्पल की बात करती हूँ x+2 इज इक्वल टू 1, इस एक्सप्रेशन में हमारा वेरिएबल एक ही है, क्या है? x। ठीक है, लेकिन हमारा चैप्टर क्या कह रहा है? हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मतलब हम एक साथ दो वेरिएबल्स की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ x+y इज़ इक्वल टू 2, ये मेरी एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है? 1, मतलब इसकी डिग्री क्या है? 1 है। ठीक है, और वेरिएबल्स कितने हैं? 2, एक है x एक है y। तो 2 वेरिएबल्स हो गए और ये इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वो लीनियर इक्वेशन जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। क्लास 9th में आपने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है बहुत डिटेल में। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपके सिलेबस का पार्ट था, तो आपको इतना तो पता होगा। लेकिन अब हमारे चैप्टर में 10th में क्या डिफरेंट है 9th से? हमारा चैप्टर कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब हमें एक साथ 2 लीनियर इक्वेशंस की बात करनी है। अब अगर हम बात करें जनरल एक्सप्रेशन की, तो एक लीनियर इक्वेशन का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? तो अगर मैं लिखूं जनरल एक्सप्रेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होता है हमारा किसी भी लीनियर इक्वेशन का जनरल एक्सप्रेशन जिसमें कि हमारा x और y वेरिएबल्स हैं, a b और c हमारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, a हमारा x का कोफिशिएंट है, b हमारा y का कोफिशिएंट है और c हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो ये होता है एक जनरल एक्सप्रेशन लीनियर इक्वेशन का। और कंडीशन क्या है कि आपके पास a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। कंडीशन क्या है? वेयर a एंड b 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, एक साथ टुगेदर नहीं होने चाहिए, एक साथ इक्वल नहीं होने चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर आपके पास a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया तो आपके लीनियर इक्वेशन बनेगी नहीं, क्योंकि a और b क्या है? a और b आपके कोफिशिएंट है x और y के। तो अगर ये ही 0 हो गया, ये भी टर्म 0 हो गया तो आपके पूरी इक्वेशन में तो वेरिएबल बचेगा ही नहीं। और अगर कोई किसी इक्वेशन में वेरिएबल ही नहीं बच रहा तो वो लीनियर इक्वेशन कहेंगे कैसे उसको? वो तो एक कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगी। तो इसलिए आपका a और b दोनों एक साथ कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। एक साथ 0 नहीं होने चाहिए तो क्या मतलब एक टाइम पे a या b में से कुछ एक 0 हो सकता है? यस, हो सकता है। देखिए एग्जाम्पल के हेल्प से समझ, इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2, ये एक आपकी लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिखूं x प्लस 0y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ इस इक्वेशन को। मैंने इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा तो -2 हो गया, क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे पास y एब्सेंट था तो मैं खुद से 0y लिख दिया मैंने।
अब अगर आप इस इक्वेशन को जनरल एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ए की वैल्यू है यहाँ पे 1, बी आपका है 0 और सी आपका है -2। तो अब आप देखिए आपका ए और बी में से बी 0 था यहाँ पे, तो वो पॉसिबल है, तब भी आपकी इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन बन रही है। ठीक है, ए 0 नहीं है, बी आपका 0 है। सेम अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, लेट सपोज यहाँ पे हम इसको y = 2 लिख लेते हैं, या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख लूँ 0x + y - 2 = 0। अब मैं इसको अगर जनरल एक्सप्रेशन से कंपेयर करूँगी तो मुझे पता चलेगा ए मेरा 0 है, बी मेरा 1 है और सी मेरा -2 है। तो ये भी आपकी एक लीनियर इक्वेशन बन रही है जिसमें कि आपका ए 0 है, बी 0 नहीं है। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर रही है। लेकिन अगर हम ए और बी दोनों को 0 कर देंगे तो तब क्या आ जाएगा, सी आपका -2 आ जाएगा, ए और बी आपका दोनों 0 आ जाएंगे, तो वो तो आपकी इक्वेशन बनेगी नहीं। इसीलिए कहा है कि आपके जो जनरल एक्सप्रेशन है उसमें ए और बी दोनों एक साथ कभी भी 0 नहीं हो सकते। अब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास इस तरह की कोई इक्वेशन है, मतलब जिसमें आपका y एब्सेंट है, उसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो इसका ग्राफ कैसा होगा, समझते हैं इस बात को। अब हमारे पास एक इक्वेशन है x = 2। इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना होगा तो ग्राफ हमेशा y एक्सिस के पैरेलल आता है। कैसे, अगर हम यहाँ पे रफ ग्राफ बना लेते हैं, एक लेट सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है हमारा, ये आपका आ गया x = 2, ये ओरिजिन है। ठीक है, अब आपका y जो है एब्सेंट है यहाँ पे, तो अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख लूँ x + 0y = 2, तो मतलब ये कि y की वैल्यू कुछ भी पुट करूँगी तो x आपका 2 ही आएगा। जैसे सपोज करिए यहाँ पे मैं y की वैल्यू अगर 1 पुट करती हूँ तब भी x आपका 2 आएगा, y की वैल्यू 2 पुट करूँगी तब भी 2 आएगा, 3 पुट करूँगी तब भी 2 आएगा, एंड सो ऑन। तो मतलब ये जो आपका लाइन बन रही है, ये बन रही है आपकी पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी कभी इक्वेशन में y एब्सेंट है तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल टू y बनेगा। सेम उसी तरह से अगर इक्वेशन में x एब्सेंट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है y = 2। अब इस इक्वेशन में आपका x एब्सेंट है तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा पैरेलल होगा x एक्सिस के। एक रफ ग्राफ बनाते हैं, यह है आपका x, यह है आपका y। अब इस इक्वेशन में y आपका 2 के इक्वल है, x आपका एब्सेंट है, तो मतलब ये कि मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट करूँगी y मेरा 2 ही आएगा। ये सपोज करिए आपका ये आपका 2 है, तो x की मैं वैल्यू कुछ भी पुट करूँ, 1 पुट करूँगी तब भी 2 आएगा, 2 पुट करूँगी तब भी 2 आएगा, 3 पुट करूँगी तब भी 2 आएगा, एंड सो ऑन। तो ये जो आपकी लाइन बन रही है ये पैरेलल बन रही है x एक्सिस के। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर किसी लीनियर इक्वेशन में y एब्सेंट है तो ग्राफ बनेगा पैरेलल टू y, x एब्सेंट है तो ग्राफ बनेगा आपका पैरेलल टू x एक्सिस। ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। आगे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है इसी चैप्टर में, तो तब हम समझेंगे लीनियर इक्वेशंस को कैसे हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं और उससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। अब हमारे पास होता है एक सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का क्या मतलब होता है, समझते हैं। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस होती है कि जैसे सपोज करिए आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन दी गई है, उसमें अगर हम वेरिएबल की कुछ वैल्यू पुट करते हैं और अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो जो हमने वैल्यूज़ पुट की थी वही आपकी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्या मतलब, एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है 2x + 3y = 5। अब अगर इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ 1 और y की वैल्यू को भी पुट करती हूँ 1 के इक्वल, तो पुट करते हैं अगर हम ऐसे 3 1, मैं ले रही हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारा आ जाता है 2 + 3 = 5, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड हमारा है 5 और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड के। दोनों 5 5 आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम कहेंगे क्योंकि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई है इन वैल्यूज़ के कारण, तो ये x की और y की जो वैल्यू हमने पुट की है यही हमारी सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। मतलब ये कि इन वैल्यूज़ को पुट करके हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया है। ये जो इक्वेशन है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। जिस वैल्यू पर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है उन वैल्यूज़ को, वेरिएबल्स की उन वैल्यूज़ को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कि देयरफॉर हम कहेंगे कि x = 1 and y = 1 are the
सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? 2x + 3y = 5। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है। तो अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आपको पता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन में जो पॉइंट्स होंगे उनमें से एक पॉइंट आपका सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन बी होगा। मतलब ये कि ये जो आपका x = 1 y = 1 जो बन रहा है आपका, अगर इसको हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें जो कि हमारा बन जाएगा 1,1 के फॉर्म में, तो ये जो आपका पॉइंट होगा ये पॉइंट लाई करेगा आपकी लाइन पे। कौन सी लाइन? जो कि इस इक्वेशन से हमारी बनी है। समझते हैं इसको हम प्लॉट करके कि क्या मतलब है इसका ग्राफिकली। अब ये जो मैंने इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाले थे x = 1 y = 1, इसका ग्राफिकली हमारा क्या यूज़ होगा उसको समझते हैं ग्राफ की हेल्प से। हमारे पास इक्वेशन थी 2x + 3y = 5, ये इक्वेशन थी। अगर इसमें मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये मेरा आ जाएगा 3y = 5 - 2x, y = 5 - 2x / 3। अब ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए, तो हम पॉइंट्स लिखेंगे x और y के। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो मेरा y भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करती हूँ तो y मेरा आ जाएगा 3। और अगर x की वैल्यू मैं -5 पुट करती हूँ तो y मेरा आ जाएगा 5। तो ये हमने 3 पॉइंट्स ले लिए हैं। अब हम इसको ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ये था हमारा x = 1 y = 1। x की वैल्यू जब -2 है, y मेरा है 3। तो यहाँ x की वैल्यू अगर मेरी -5 है तो y मेरा है 5 यहाँ। अब इसको अगर मैं ज्वाइन करूँगी तो ये मेरी कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह से। अभी तो मैं रफ हैंड से बना रही हूँ तो इतना स्ट्रेट दिख नहीं रहा। तो ये हमारी लाइन बन रही है इस इक्वेशन की ये हमारी स्ट्रेट लाइन बनी है लीनियर इक्वेशन की। अब मैंने क्या बोला था कि हमारे पास जो भी कोई हमने जो सॉल्यूशन फाइंड किए थे, दैट इज़ x = 1 y = 1, ये जो सॉल्यूशन है ये लाई कर रहा है हमारा इस लाइन पर। ये पॉइंट है ना हमारा 1 1। तो मतलब ये कि जब भी आप किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं, वो जो आपके सॉल्यूशंस होते हैं वो हमेशा उस लाइन में लाई करेंगे क्योंकि वो सॉल्यूशन है। अब अगर हम जनरल वे में समझना चाहें कि हम इस ग्राफ को कैसे बना लेते हैं, इस ग्राफ का मतलब क्या होता है, ये हमने लाइन कैसे बना ली? लाइन हमने बनाई x और y की कुछ वैल्यूज़ लेकर। तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पे नहीं भी दिख रहे, वो सभी पॉइंट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। क्योंकि हमने क्या किया है, हमने x की कुछ वैल्यू ली है और उससे y की वैल्यू निकाली है, ठीक है। और अगर आप x की और y की वो वैल्यूज़ को पुट करेंगे इसमें तो आपका वो 5 के इक्वल ही आएगा। तो मतलब ये कि हमारे पास इस लीनियर इक्वेशन का बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं और वो बहुत सारे सॉल्यूशंस इस लाइन पर लाई कर रहे हैं। अब आप चाहो तो इन पॉइंट्स को, ये जो आपकी x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 3 है, इसमें पुट करके देखो। यहाँ x की वैल्यू जब -5 है, y की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 5, इसको पुट करके देखो तब भी आपका आंसर 5 आएगा। तो जब आप x की और y की कुछ वैल्यू पुट कर रहे हो और आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है तो वो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं। हमने बोला यही, और वही सॉल्यूशंस को तो हमने इस पर प्लॉट किया। तो मतलब ये सिंपल कि किसी भी इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाते हैं तो वो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ तो आपका स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, और उस स्ट्रेट लाइन पर लाई करने वाले हर पॉइंट, सभी पॉइंट्स आपके सॉल्यूशंस होते हैं इस इक्वेशन के, चाहे वो हमें पॉइंट्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। मतलब हमने तो यहाँ पे 3 ही पॉइंट्स लिए, लेकिन ये क्या सिर्फ 3 ही पॉइंट्स से बनकर जॉइन होकर लाइन बनी? ये तो इनफाइनाइट बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जॉइन होकर एक लाइन बनी होगी। तो वो सभी पॉइंट्स की जो वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई की, वो हमारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब होता है आपका किसी भी लीनियर इक्वेशन को जब आप प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, ठीक है। तो सॉल्यूशंस का क्या रिलेशन है ग्राफ से, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं हमारे इस चैप्टर का जो नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये जो पेयर है इसका क्या मतलब है? अभी तक हमने बेसिक फाउंडेशन अपनी बना ली कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमने किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है और उसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं। और जब हमने सॉल्यूशंस फाइंड किए तो सॉल्यूशन के बाद हमने देखा कि उन सॉल्यूशंस का ग्राफिकली क्या मतलब होता है। ये बात हमने सारी कर ली है बेसिक।
जो हमारा फाउंडेशन था, जो कि हमें चैप्टर में आगे हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है। अब हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जो कि हमारा चैप्टर का ही नाम है। तो पेयर का क्या मतलब है, अगर आपके पास कोई दो लीनियर इक्वेशंस है और उनके वेरिएबल्स दोनों सेम हैं तो हम बोलेंगे वो दोनों जो लीनियर इक्वेशंस है वो आपकी पेयर फॉर्म कर रही है। क्या मतलब कि जैसे सपोज करिए मेरे पास एक इक्वेशन है 2x + 3y = 5 और एक इक्वेशन मैं ले लेती हूँ 3x + 4y = 20। ये मैंने अनदर इक्वेशन ले ली, ठीक है। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इनको मैं तब भी कह सकती हूँ कि ये मेरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हमारे जो वेरिएबल्स हैं x और y, इसमें भी है और इसमें भी x और y वेरिएबल्स हैं। तो जब आपके पास कभी भी दो लीनियर इक्वेशंस में सेम वेरिएबल्स हों तो हम उन दोनों इक्वेशंस को बोलते हैं वो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। अब अगर मेरे पास यहाँ पे एक इक्वेशन होती 2x + 3y = 5 और यहाँ पे x और y की जगह मैं कुछ और वेरिएबल ले लेती, लेट्स सपोज p और q ले लेती, तो मैं नहीं बोलूँगी कि ये दोनों हमारी इक्वेशंस जो है वो पेयर फॉर्म कर रही हैं। पेयर तभी फॉर्म करेगी अगर आपके पास जो दोनों इक्वेशंस हैं उनके वेरिएबल सेम हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो समझ आया होगा कि पेयर का मतलब होता है। अब अगर मैं इस पेयर का जनरल एक्सप्रेशन बोलूँ तो जनरल एक्सप्रेशन आपका रहता है, लीनियर इक्वेशन का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि ax + by + c = 0 होता है। तो इसका भी यही होगा, ये भी तो लीनियर इक्वेशन है, लेकिन क्योंकि ये दोनों पेयर में है तो हम इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए ऐसा लिखते हैं a1x + b1y + c = 0। ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन का। a2x + b2y + c2, ये c1 था, = 0। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। तो पेयर में जब हमने लिखना है कोई दो लीनियर इक्वेशंस को आपने जब पेयर में लिखना है तो फर्स्ट इक्वेशन को आप जनरल एक्सप्रेशन इस तरह से लिखेंगे a1 b1 c1 की फॉर्म में, और सेकंड इक्वेशन को आप लिखेंगे a2 b2 c2 की फॉर्म में। है तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन, लेकिन क्योंकि ये पेयर में है तो हमें बताना पड़ेगा ना कि हमारा इस फर्स्ट इक्वेशन का जो रियल नंबर्स हैं, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y और ये जो कांस्टेंट है ये डिफरेंट है सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट के। तो इसीलिए हमने a1 b1 c1 की फॉर्म में इसको लिख दिया है। बाकी इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, ये सिर्फ लीनियर इक्वेशन का ही एक एक्सटेंशन कह लो। लीनियर इक्वेशन के जनरल एक्सप्रेशन को ही हमने 1 2 की फॉर्म में लिख दिया है। तो ये आपका हो गया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। अब इसमें भी यही कंडीशन है कि यहाँ पर आपका a1 b1 दोनों आपस में कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकते, और यहाँ भी सेम a2 b2 आपके आपस में कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकते। रीज़न मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि अगर आपके पास दोनों के दोनों a1 और b1 दोनों ही ज़ीरो हो जाएंगे तो मतलब ये कि आपके पास x वाली टर्म और y वाली टर्म दोनों ज़ीरो हो रही है, और अगर दोनों ज़ीरो हो रही है तो वो आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी। सेम इधर भी यही केस। तो वही कंडीशन है कि a1 और b1, a2 और b2 कभी भी आपस में कभी भी एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते। दोनों इक्वेशंस के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब अगर हम इन लीनियर इक्वेशंस की ग्राफिकली बात करें तो आपको इतना तो पता चल गया कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है तो उसका ग्राफ आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। अब यहाँ पे हम पेयर की बात कर रहे हैं, फिर मैंने बताया, फिर हम वही बात करेंगे कि पेयर है तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो हमारे पास 3 सिनेरियो अराइज करते हैं। ऐसे 3 केसेस बनते हैं। क्या मतलब बताती हूँ। अगर हम बात करें ग्राफिकली, तो अगर हम ग्राफिकली बात करें तो इतना तो हमें पता चल गया कि हमारे पास इक्वेशंस की लाइन बनेगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो अगर हम पेयर की बात करें तो मेरा मतलब है कि मैं एक ग्राफ पे दोनों लाइंस को एक साथ प्लॉट करूँगी। तो 3 ही केस बनेंगे। या तो ये होगा कि हमारे जो दोनों लाइंस हैं वो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेगी। मतलब अगर मैं सपोज करो कि इसका ग्राफ मेरा कुछ बन रहा है, इस तरह से लाइन बन रही है कोई, जो कि हमने अभी पीछे देखा भी था, कुछ इसी तरह से बन रही है। और सपोज करो कि इस इक्वेशन की लाइन जो है आपकी इस तरह से कुछ बन रही है, ठीक है, ग्राफ पे इस तरह से बन रही है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ जो लाइंस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो फर्स्ट सिनेरियो तो हो गया कि अगर हमारी जो लाइंस हैं आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट केस, ठीक है। सेकंड केस ये हो सकता है
कि आपने दोनों लाइंस को बना लिया आपस में और दोनों आपस में पैरेलल है, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रही। जैसे कि सपोज करिए एक इक्वेशन है, उसकी लाइन आपकी कुछ इस तरह से बनी है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन के जब आपने प्लॉट किया पॉइंट्स डालकर, तब आपकी उसकी लाइन भी बनी इस तरह से। तो ये लाइन आपस में कभी भी आगे जाकर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब ये पैरेलल रहेंगी। ऐसा भी हो सकता है। तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस ये हो सकता है कि आपकी जो दोनों की दोनों लाइन है वो एक के ऊपर एक आ जाए, मतलब दोनों की दोनों कोइंसिडेंट हो, तीनों दोनों आपस में कोइंसिडेंट हो, मतलब कि एक लाइन सपोज करिए इस तरह से जा रही है और दूसरी लाइन भी इसी के बिल्कुल ऊपर ही आ गई। एक भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं है, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो इसको इससे अलग कर सके, ठीक है। तो मतलब ये दोनों इक्वेशंस की जो आपकी लाइन बनी है दोनों आपस में ऊपर के ऊपर है, मतलब कोइंसिडेंट है, ठीक है। तीन ही केस हो सकते हैं ना, कि अगर आपने दो लाइन्स को एक साथ ग्राफ पे बनाया, या तो वो दोनों लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी एक जगह पर, या वो दोनों लाइन बिल्कुल नहीं काटेगी, या दोनों लाइन एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ जाएगी। चौथा तो कोई केस बन ही नहीं सकता। तो ग्राफिकली हमारे पास यही तीन केस होते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने जितना भी ग्राफिकली समझा है, इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से इक्वेशंस में वैल्यू पुट करके, प्लॉट करके इक्वेशंस को समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। अब समझते हैं अपना फर्स्ट केस, जिसमें कि हमारे पास ओनली वन कॉमन पॉइंट है, मतलब हमारी जो दो लाइन्स हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। उसके लिए हमने एग्जाम्पल लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। अब इसमें अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करती हूँ और y की वैल्यू 2 पुट करती हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 4 पुट कर रही हूँ, तो 4 माइनस y की वैल्यू को 2 पुट कर रही हूँ, तो ये मेरा आ रहा है 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड के। मतलब ये कि हमारे पास x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 जो है सेटिस्फाई करिए, ये हमारे सॉल्यूशन है फर्स्ट इक्वेशन के। अगर मैं यही वैल्यूज़ को सेकंड इक्वेशन में पुट करके देखती हूँ, तो तब मेरा आ जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू 3 4 ज़ा 12 प्लस 4 2 ज़ा 8 दैट इज़ 20, जो कि हमारा इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड के। तो हम यहाँ पे भी बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। मतलब ये कि हमारे पास x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 जो है, ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का भी, सेकंड इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। मतलब ये कि x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपकी दोनों इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई कर रही है, दोनों इक्वेशन की सॉल्यूशन है। तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो पूरा पेयर बना है हमारा दो लीनियर इक्वेशंस का, इस पेयर का सॉल्यूशन है, ठीक है। इंडिविजुअली तो हमने पहले देख लिया कि हम कैसे निकालते हैं, और हम बोलते हैं कि वो जो हमारे पास x और y की वैल्यू निकली है वो इस किसी एक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। लेकिन अगर कोई x की और y की वैल्यू पुट करने पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो हम बोलेंगे कि वो जो वैल्यूज़ हैं वो पूरे ये पेयर का सॉल्यूशन है। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखूँ तो हम ऐसे लिखेंगे इसको x, y इक्वल हमारा है 4, 2। तो ये जो पॉइंट है मेरा 4, 2, ये दोनों लाइन में लाई करेगा, दोनों लाइन में ये पॉइंट तो होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन होती है और उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया है, तो वो जो सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन से बनने वाली लाइन पर लाई करेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है और इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। तो दोनों इक्वेशन के जब आप लाइन ड्रॉ करोगे उनमें ये पॉइंट तो आएगा कॉमन। तो यही हमारा है ओनली वन कॉमन पॉइंट। अब इसको अगर हम प्लॉट करना चाहें दोनों को, ताकि हम देख लें कि क्या सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो भी हम देख सकते हैं। अब इस पहले अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, तो मैं यहाँ पे x और y की कुछ वैल्यूज़ ले लूँगी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे हम इक्वेशन को लिख लेते हैं थोड़ा, कि x हमारा इक्वल आ रहा है 2y के इक्वल, तो y हमारा आ जाएगा x/2 के इक्वल, ठीक है। अब अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करती हूँ तो y भी मेरा 0 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू को मैं 2 पुट करती हूँ तो y मेरा 1 आ जाएगा। x की वैल्यू को अगर मैं -2 पुट करती हूँ तो y मेरा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें पॉइंट्स मिल गए हैं फर्स्ट इक्वेशन के। अब इन वैल्यूज़ को हम प्लॉट करेंगे इस ग्राफ पर। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो आपका ये वाला पॉइंट आ गया ओरिजिन। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, ये पॉइंट है। x इक्वल टू -2, y इक्वल टू -1, ये पॉइंट है। तो इसको जब मैं ज्वाइन करूँगी
तो ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ये किसकी बन रही है, x माइनस 2y इक्वल टू 0 इक्वेशन की ये लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, उसको भी प्लॉट करके देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन मेरी है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। 4y मेरा आ जाएगा 20 माइनस 3x, y की वैल्यू मेरी आ गई 20 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4। अब इसमें पॉइंट्स ले लेते हैं x और y के। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेती हूँ तो y मेरा आ रहा है 5। अगर मैं x की वैल्यू 4 लेती हूँ तो y मेरा 2 आ जाएगा। और x की वैल्यू अगर मैं -4 लेती हूँ तो y मेरा 8 आ जाएगा। अब इसको भी एक बार प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू जब 0 थी तो y मेरा 5 आ गया। x की वैल्यू जब 4 थी तो y मेरा 2 है यहाँ कहीं। x की वैल्यू जब -4 है तो y मेरा 8 है। तो 8 तो यहाँ पे हमने कहीं बनाया नहीं है, तो ये कहीं ऊपर यहाँ पर कहीं आ जाएगा। तो जब आप इसको भी ज्वाइन करोगे तो ये कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो कि मेरी यहाँ पे स्ट्रेट दिख नहीं रही पर बनेगी। अब आप इस लाइन को अगर एक्सटेंड करेंगे, इस वाली लाइन को, तो ये भी कहीं इस पॉइंट पर कट करेगी और ये लाइन भी यहाँ पर है। ये जो पॉइंट है ये आपका 4 और 2 वाला पॉइंट था, 4 और 2 वाला। तो मतलब ये कि हमारी ये वाली जो लाइन है, फर्स्ट इक्वेशन वाली जो लाइन है ये, और जो सेकंड इक्वेशन की लाइन है ये वाली, ये दोनों क्या है कर रही है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है सिर्फ एक पॉइंट पर। ये जा रही इस डायरेक्शन में, ये जा रही इस डायरेक्शन में, तो एक ही बार इंटरसेक्ट करेंगी। और वो एक बार कब कर रही है, 4,2 पॉइंट पे, जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व करके भी देखा था कि 4,2 है हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इससे आपको ग्राफिकली भी देखकर पता चल गया कि अगर आपके पास कभी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कभी कोई सॉल्यूशन मिल रहा है दोनों का, तो मतलब ये कि उस पॉइंट पर ये जो दोनों लाइन्स हैं आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो हमने इसको ग्राफिकली भी देख लिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इंटरसेक्ट वाला जो फर्स्ट केस था वो कैसा दिखता है, उसका ग्राफिकली मतलब क्या है। अब देखते हैं पैरेलल का। अब ये सेकंड केस हमारा है जो कि है नो कॉमन पॉइंट, मतलब पैरेलल लाइंस जिसमें कि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। इसको भी समझते हैं। एक बार हम कोई भी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि क्या इसमें कुछ कॉमन सॉल्यूशन बन रहा है या नहीं। अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं x को 2 पुट कर लेती हूँ और y को 1 पुट कर लेती हूँ तो ये मेरा बन जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये मेरा बन जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड के। तो ये मतलब कि मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या हैं, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। अब इसी सॉल्यूशन को अगर मैं इसमें पुट करूं तो देखती हूँ मेरा बनता है कि नहीं बनता। सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करें, पुट करते हैं x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ जाएगा 2 टू ज़ 4 प्लस 4 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ रहा है 8 माइनस 12 मतलब -4, जो कि इक्वल नहीं है 0 के। मतलब ये कि सेकेंड इक्वेशन के लिए ये वाले जो वैल्यूज़ हैं ये आपके सॉल्यूशन नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास ये जो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब इसको अगर हम ग्राफिकली देखना चाहें तो तब कैसे देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करें, ग्राफिकली अगर हमें देखना है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, मैं इसको लिख लेती हूँ ऐसे 2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें ले लेते हैं x और y की कुछ वैल्यूज़। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो y मेरा आ जाता है 2। अगर मैं x की वैल्यू को 2 पुट करती हूँ तो y मेरा आ जाएगा 1। अगर मैं x की वैल्यू को 4 पुट करती हूँ तो y आ जाएगा 0। अब इसको अगर हम प्लॉट करना चाहें तो करते हैं। x की वैल्यू जब मेरी 0 है, y मेरा है 2, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू जब 2 है तो y है 1, x की वैल्यू जब 4 है y है 0, ये। तो इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरह से एक लाइन बन रही है हमारी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो सेकेंड इक्वेशन में हम लिख लेते हैं इसको 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x।
तो y की वैल्यू आ गई 12 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4। इसमें भी x और y की कुछ वैल्यूज़ लेते हैं। x की वैल्यू जब मैं 0 लिख रही हूँ तो y मेरा आ रहा है 3। x की वैल्यू जब मैं 2 ले रही हूँ तो y मेरा आ रहा है 2, और x की वैल्यू जब मैं 6 ले रही हूँ तो y मेरा आ रहा है 0। इसको भी प्लॉट करके देखते हैं। x की वैल्यू जब मेरी 0 है तो y मेरा है 3। x की वैल्यू जब 2 है तो y है 2। x की वैल्यू जब 6 है तो y है 0 यहाँ पे। इसको जब हम ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन करेंगे पॉइंट्स को, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अब ये जो दोनों लाइंस हैं ये दोनों आपस में पैरेलल है, हमें देख के भी पता चल रहा है। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये आगे कहीं भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी मतलब इन दोनों का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो वही हमने ग्राफिकली भी देखा और यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके भी देखा कि हमें ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा जो इस पूरे पेयर को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ग्राफिकली भी हमने देख लिया कि अगर आपके पास कभी भी कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसा है जिसमें कि सॉल्यूशन कॉमन नहीं है तो उसमें ग्राफिकली भी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं थर्ड केस हमारा, जो कि हमारा कोइंसिडेंट। अब हमारा थर्ड केस है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मतलब वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसमें कि हमारे दोनों लाइंस जो है एक के ऊपर एक आ जाती है, कोइंसाइड कर जाती हैं। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे ग्राफ की हेल्प से। मैं ग्राफ की हेल्प से बताऊंगी और मैं चाहूँगी कि आप उसको उन वैल्यूज़ को एक बार इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस में पुट करके देखना कि क्या दोनों इक्वेशंस के लिए वो सभी वैल्यूज़ सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही। ठीक है, हम देखते हैं ग्राफिकली। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूँ 2x + 3y = 9, तो 3y मेरा हो रहा है 9 - 2x, y की वैल्यू है 9 - 2x डिवाइडेड बाई 3। अब लेते हैं x की और y की कुछ वैल्यूज़। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेती हूँ तो y मेरा हो जाता है 3। अगर मैं x की वैल्यू 3 ले रही हूँ तो y मेरा हो जाता है 1। अगर मैं x की वैल्यू 6 लेती हूँ तो y मेरा आ जाता है -1। तो इसको करते हैं प्लॉट। x की वैल्यू जब मेरी 0 थी तो y मेरा है 3, x की वैल्यू जब 3 है y है 1, x की वैल्यू जब 6 है तो y है -1। तो ये हमारे बन गई लाइन। अब सेकेंड इक्वेशन की बात करें अगर हम, तो वो हमारी है 4x + 6y = 18। 6y हमारा आ जाएगा 18 - 4x, y हो जाएगा 18 - 4x डिवाइडेड बाई 6। x और y की कुछ वैल्यूज़ लेते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 0 लेती हूँ y 3 आ रहा है, x की वैल्यू अगर मैं 3 ले रही हूँ तो y 1 आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारे पास जो आंसर्स x की वैल्यू लेने पे y की वैल्यू जो आ रही थी वही एग्जैक्टली यहाँ पर भी हो रही है। अब एक थोड़ा इससे डिफरेंट ले लेते हैं ताकि आपको लगे ना कि हमने सेम यही पॉइंट्स क्यों लिए हैं। x की वैल्यू अगर मैं 4.5 लेती हूँ, y मेरा आ रहा है 0। अब इसको भी प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू जब 0 थी तो y मेरा है 3, x की वैल्यू जब 3 थी तो y है 1, x की वैल्यू जब 4.5 है यहाँ कहीं तो y मेरा है 0। ठीक है, अब आप इसको अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो ये क्या कर रहा है, ये एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसिडेंट कर रही है। मतलब ये कि पूरी फर्स्ट लाइन के ऊपर सेकंड लाइन हमारी कोइंसिडेंट कर रही है। मतलब ये कि जितने सॉल्यूशंस हमारे फर्स्ट इक्वेशन के हैं उतने ही सेकंड इक्वेशन के भी हैं। तो हम बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, क्योंकि हम काउंट ही नहीं कर सकते कि यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस को हम ज्वाइन करके एक लाइन को बनाते हैं। ये तो हमें पता है कि हम बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन फॉर्म करते हैं। ये सभी सॉल्यूशन से जो लाइन दोनों की दोनों फॉर्म हुई हैं वो दोनों आपस में कोइंसिडेंट हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। और हमने ग्राफिकली भी करके देख लिया कि एक के ऊपर एक लाइन पूरी तरह से कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड केस भी। तो अब आपको ग्राफिकली भी समझ आ गया और वैल्यूज पुट करके भी पता चल गया कि कैसे हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो 3 टाइप्स के सिनेरियो फॉर्म करती हैं। फर्स्ट हो गया आपका जब आपकी दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं उनका एक ही कॉमन सॉल्यूशन होगा, तो उस केस में आपका ग्राफ कैसे बनेगा, दोनों जो है एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। सेकंड केस आपका हो जाता है जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है,
मतलब कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। अगर कॉमन सॉल्यूशन नहीं है तो ग्राफ भी आपका कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ग्राफ भी आपका पैरेलल बनेगा। तो आपका जो दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल बनेगा और हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के नो कॉमन पॉइंट है। ठीक है। एंड थर्ड केस आपका ये वाला केस हो गया जिसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर्म कर रहे हैं। ग्राफ में आपकी जो दोनों लाइंस हैं वो दोनों एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। ठीक है। तो उस केस में हम बोलेंगे कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं। तो ये आपको तीनों पता चल गया। अब आपका जो फर्स्ट केस था जिसमें हमारे पास सिर्फ वन कॉमन पॉइंट था, क्योंकि उसमें सिर्फ वन कॉमन पॉइंट था या हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक सॉल्यूशन था, तो उसकी अगर हम एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन करें तो हम उसको बोलते हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक क्यों है? क्योंकि उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जिसमें कि हमारे पास वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है सेटिस्फाई करेगा। ये कौन सा केस है? फर्स्ट केस है, जिसमें कि आपके पास सिर्फ वन कॉमन पॉइंट था, या मैं कहूँ जिसमें कि हमारा जो ग्राफ था वो इंटरसेक्ट कर रहा था। ठीक है। तो उसमें हम बोलेंगे कि हमारा जो लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है उसका सिर्फ एग्जैक्टली वन यूनिक सॉल्यूशन है। और इस टाइप की इक्वेशंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। इस टाइप की इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है आपको एमसीक्यूज में कुछ क्वेश्चन इस तरह से आ जाए जहाँ पे आपको यूनिक सॉल्यूशन या इंटरसेक्ट या कॉमन पॉइंट जैसा वर्ड ना लिखा हो, सीधा लिखा होगा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये किस केस की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट केस जो आपका है जिसमें कि कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्ट कर रही है लाइन्स, उसको हम बोलते हैं कि वो जो आपका पेयर ऑफ इक्वेशन है ये वो पेयर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। सेकेंड केस था जिसमें कि पैरेलल लाइंस बन रही थी, पैरेलल लाइंस बन रही थी। तो उसमें हम कहते हैं कि ये जो इक्वेशंस का पेयर है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि हमें ऐसा कोई भी पॉइंट मिला ही नहीं जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम बोलेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है उसका। ठीक। तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। याद रखना, जब भी कभी इक्वेशन में लिखा होगा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं तो समझ लेना कि वो पैरेलल लाइन वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं, उस पेयर ऑफ इक्वेशंस की बात करें जिसमें कि कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, दोनों लाइंस जो है आपस में पैरेलल है। ठीक। और थर्ड केस आपका जो था जिसमें आपकी जो दोनों लाइन थी वो कोइंसाइड कर रही थी, तो उस केस को हम बोलते हैं, अगर हम एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात करें तो हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कि हमारी जो दोनों इक्वेशंस हैं, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था उसकी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं। ये कौन सा केस है? जहाँ पर कोइंसिडेंट करती हैं लाइंस। ठीक है। ये वो वाला केस है। अब इस टाइप के इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? ये भी हमारी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन ही है, लेकिन ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। इसको भी याद रखना। तो इन शॉर्ट जहाँ पर भी आपकी जो दोनों लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। अगर एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है मतलब यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। अगर इंटरसेक्ट करने की बजाय पूरा का पूरा ऊपर के ऊपर आ गई है मतलब कोइंसाइड कर रही है तो उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। और जहाँ पर दोनों इक्वेशन टच ही नहीं कर रही मतलब इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही बिल्कुल भी, तो वो आ गई आपकी इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। इन नाम का याद रखना। तो आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल है जिसमें कि आपके जो लीनियर इक्वेशंस का जो पेयर है उसके कोफिशिएंट्स मतलब ए बी सी की वैल्यूज़ को कंपेयर करके कुछ रिप्रेजेंटेशन दी गई है, उसको भी हम समझ लेते हैं। अब ये मैंने इक्वेशन सारी लिख ली जो हमने अभी पीछे एक एक केस चेक किया था ग्राफिकली, उन सब की एग्जांपल्स। फर्स्ट केस हमारा था इंटरसेक्टिंग लाइंस का, उसकी इक्वेशंस हमने ये ली थी, पेयर ऑफ इक्वेशन हमारी ये थी। अब इसको अगर आप जनरल एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे a1x + b1
वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता चलेगा कि a1 हमारा है 1, a1 है मेरा 1, b1 है -2 और c1 है 0। a2 मेरा है इसमें 3, b2 है 4 और c2 है -20। ठीक है, अब अगर आप a1/a2 निकालो, a1/a2 हमारा है 1/3, b1/b2 हमारा है 2/4, c1/c2 हमारा है 0/-20। तो इनको देखकर हमें ये पता चल रहा है कि a1/a2 हमारा b1/b2 के इक्वल नहीं है। तो मतलब ये कि जब भी आपके पास इंटरसेक्ट लाइंस होती हैं जिसका एक ही यूनिक सॉल्यूशन है, उस केस में कभी भी a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, सेकंड केस की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर मैं a1 की वैल्यू लिखूँ तो 2 है, b1 मेरा है 3, c1 मेरा है -9, a2 मेरा है 4, b2 है 6, c2 है -18। यहाँ पे अगर मैं a1/a2 निकालूँ तो वो मेरा आ जाता है 2/4, b1/b2 निकालूँ तो वो आ जाएगा 3/6, c1/c2 निकालूँ तो वो आ जाएगा -9/-18। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो यहाँ 2 और 4 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। मतलब ये कि हमारा a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के। अगर ऐसा कुछ केस बन रहा है जिसमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में इक्वल हैं, तो उस केस को हम बोलेंगे हमारी लाइंस जो है वो कोइंसाइड कर रही हैं। ठीक है, मतलब लाइन जो है एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही हैं, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस अगर आपको देख के समझना है कि कौन सी इक्वेशन की इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, तो कुछ नहीं करना, आपको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है उसके कोफिशिएंट्स को देख लो, a1/a2 b1/b2 के इक्वल और c1/c2 के इक्वल है, तो इसका मतलब वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक, और अगर हम थर्ड केस की बात करें, यहाँ पे भी a1 की वैल्यू मेरी 1 है, b1 की वैल्यू है 2, c1 मेरा है -4, a2 मेरा है 2, b2 मेरा है 4 और c2 मेरा है -12। a1/a2 मेरा आ रहा है 1/2, b1/b2 आ रहा है 2/4, c1/c2 आ रहा है -4/-12। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/4 आपका 1/2 के इक्वल आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 1/3 के इक्वल। तो मतलब ये कि इस केस में हमारा a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ केस बने तो उस केस में आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसके पैरेलल लाइंस हैं, उसका नो सॉल्यूशन है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। MCQs में या कोई शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप में हम इसको इस तरह से भी देखकर पता कर सकते हैं कि हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है वो उसमें किस तरह के सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इसको हम किस तरह से देखते हैं। तो इस चीज़ को याद रख लेना, साथ ही वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का जो बताया था उसको भी याद रखना। तो आई होप आपको ये आज का पूरा सेशन समझ आया होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या मतलब होता है, उसके 3 सिनेरियोज कौन से होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अपने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व। अगर आपको ये सेशन समझ आया, यूजफुल लगा, तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना। डू हिट द लाइक बटन और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितना भी आज हमने पढ़ा है उस सब की PDF आपको नोट्स फॉर्म में वहाँ पे ही मिलेगी और आने वाले सेशंस की सारी अपडेट और PDFs आपको वहाँ पे ही मिलती है, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन ज़रूर करना। So stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye. Thank you so much.